यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द फोकल लेंथ। आपको दिया गया है दो लेंस और एक का फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर है, एक का 5 सेंटीमीटर है। और याद रखना कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हो गया कि ये कॉन्वैक्स लेंस है। कैसा लेंस है बेटे? कॉन्वैक्स लेंस है। और इन दोनों लेंस की हेल्प से आपको क्या डिजाइन करना है? डिजाइन करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट इज़ अ डिजायर्ड, और एक ऐसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना है जिसका हैविंग द मैग्निफिकेशन 30। जिसका मैग्निफिकेशन कितना होना चाहिए बेटे? 30 होना चाहिए। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए यहाँ यूनिट मत लिखना। क्यों नहीं होती है हम आगे इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन। तो कह रहा है कि अपने पास माइक्रोस्कोप है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, दो माइक्रोस्कोप है, एक माइक्रोस्कोप है जिसमें दो लेंस लगे हुए हैं, एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होता है जब माइक्रोस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है तो ऑब्जेक्ट की ओर जो लेंस होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस होता कहते हैं, और जो आँख की ओर लेंस होता है उस वाले लेंस को हम आईपीस कहते हैं। तो कह रहा है कि आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का सेपरेशन बता दो। बेटे एक बात बताना कि अगर ये माइक्रोस्कोप के एक एंड पर आईपीस लगा हुआ होता है और एक एंड पर ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ होता है और दोनों के बीच का सेपरेशन पूछ रहा है, दोनों के बीच का सेपरेशन पूछ रहा है, इट मीन्स दैट कि इनडायरेक्टली ये आपसे माइक्रोस्कोप का लेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पूछ रहा है। तो अगर आप लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आपसे पूछ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए मैकेनिज्म माइक्रोस्कोप का। तो मैं मैकेनिज्म पहले समझाऊंगा माइक्रोस्कोप का, आफ्टर दैट ये न्यूमेरिकल करूंगा। तो लेक्चर थोड़ा सा हमारा लेंदी होगा, बट पूरी चीज़ को अच्छे से समझाने के बाद ही ये न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो हम स्क्रीन पर एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन, फिर उससे हम अपना अप्रोच सेट करेंगे। तो माइक्रोस्कोप के दो कंडीशन होते हैं, हमने उसमें से फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर लिख रखा है। और फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब कभी भी हमारा फाइनल इमेज कहाँ पर बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन पर बने, यानी कि उस डिस्टेंस के अंदर बने जहाँ पर हम चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं और उस डिस्टेंस के अंदर चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, और इस रे डायग्राम में ये जो वाला लेंस है, ये जो लेंस है, इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। क्यों ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं? इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट की ओर जो लेंस रहता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस है एक कॉन्वैक्स लेंस है, इसके दो फोकस होंगे। एक फोकस यहाँ पर होगा जो फर्स्ट फोकस होगा, एक फोकस यहाँ पर होगा जो सेकंड फोकस होगा। फर्स्ट फोकस को हम एफ डैश ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेकंड फोकस को केवल एफ ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ओ का मतलब है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और इस ऑब्जेक्टिव लेंस का कंडीशन क्या होता है? कंडीशन ये होता है इस ऑब्जेक्टिव लेंस का कि इसका अपर्चर और फोकस दोनों स्मॉल होता है। तो इसका क्या स्मॉल होता है बेटे? इसका अपर्चर स्मॉल होता है और इसका फोकस भी क्या होता है? स्मॉल होता है। तो दोनों चीज़ें हम लिख देते हैं, ये भी स्मॉल होता है और फोकस भी स्मॉल होता है। फोकस भी क्या होता है बेटे? स्मॉल होता है, फोकस भी स्मॉल होता है। अब आप जरा सोचो कि दो लेंस से आपको क्या बनाना है? माइक्रोस्कोप बनाना है। दो लेंस आपको गिवन है, तो यहाँ पर ये नहीं बोल रखा है कि 1.25 या 5 सेंटीमीटर कौन फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का है और कौन सा आईपीस का है, ये नहीं बोल रखा है ये। तो फिर आपको ही समझना होगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है और कौन सा आईपीस का फोकल लेंथ है। तो हमने आपको क्या बताया कि अपर्चर स्मॉल होता है ऑब्जेक्टिव का और फोकस भी स्मॉल होता है, और इसका फोकस थोड़ा सा क्या होता है? ये थोड़ा सा ग्रेटर होता है, फोकस थोड़ा सा बड़ा होता है, और अपर्चर भी इसका क्या हो जाता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। ये भी क्या होता है? बिग होता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है वो हमारा आईपीस का फोकल लेंथ गिवन होगा, और यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस है, दैट्स वाई वी कैन यूज हेयर पॉजिटिव साइन। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा होता है और अपर्चर भी छोटा होता है। इट मीन्स जो यहाँ पर एफ ओ की वैल्यू है वो 1.25 सेंटीमीटर है। चीज़ों को कनेक्ट करते चलते हैं हम। अब आगे देखते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट जो रखना होता है वो ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्टिव की ओर रखते हैं। तो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है ये, और इस ऑब्जेक्ट की लेंथ हमने क्या मान रखी है? एच है।
ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितना है, h है। इधर से दो रेज ऐसे चल रहे हैं, दो रेज ऐसे चल रहे हैं, तो जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस इट विल बी पासिंग थ्रू द सेकेंड फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये कुछ इस तरीके से ऐसे चला जाएगा। एंड अनदर रेज विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ से पास होगा। तो ये दोनों रेज एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या करेंगे, कट करेंगे, इस पॉइंट पर कट करेंगे। तो ये जो ए बी जो h हाइट का ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनेगा h डैश। क्या बनेगा बेटे, h डैश बनेगा, ठीक है। और h डैश जो है वो लाइक एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा इस आई पीस के लिए, इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट के तरीके बिहेव करेगा। अब आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, और आई पीस क्या करेगा कि इस यहाँ से दो रेज जो आ रहे हैं, ये रेज इसके लिए तो ऑब्जेक्ट लाइक बिहेव करेंगे। तो इन रेज को क्या होता है, ये कन्वर्जिंग नेचर का लेंस होता है, तो इनको नेचर का लेंस होता है, तो इन रेज को ये कन्वर्ज करना चाहेगा। कन्वर्ज करना चाहेगा तो आँख से आप यहाँ पर देख लोगे अच्छे से, लेकिन आँख इसको क्या करेगा, रीट्रेस करेगा। जब इन सारे रेज को रीट्रेस करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये जो रेज हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर इसका एक इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा जिसकी लेंथ h डबल डैश है, और ये फाइनल इमेज है, ये फाइनल इमेज है जो आई पीस से बन रहा है। तो माइक्रोस्कोप में किसी माइन्यूट से माइन्यूट ऑब्जेक्ट को बड़ा से बड़ा करके हम क्या कर लेते हैं, देखते हैं, तभी तो उसका मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आ रहा है 30। तो ये मैग्नीफिकेशन कितना आ गया है, 30 आ गया है। तो ये इसका केस होता है, ये इसका क्या होता है, केस होता है। अगर मैं मैग्नीफिकेशन की बात करूँ, मैग्नीफिकेशन आई होप आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ कि मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप का क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर इस माइक्रोस्कोप का क्या होता है। तो जब कभी भी मैग्नीफाइंग पावर की बात हो तो m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए कैसे डिफाइंड है, रेशियो, रेशियो का मतलब हम ऐसे डिवाइड का सिंबल लगा लेंगे, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड द आई बाई आई। जो मान लेते हैं कि अपने पास कि यहाँ पर कोई लेंस नहीं है, ये कोई लेंस नहीं है, और कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने आँख पर कोई एक क्या बनाया है, एंगल बनाया है। क्या बनाया है, एंगल बनाया है। तो जब कोई लेंस नहीं है तो ऑब्जेक्ट ने आँख पर जो एंगल बनाया है उस वाले एंगल को हम अल्फ़ा बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया है उसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बोलते हैं। और ये डिस्टेंस हम d लिख लेते हैं, आँख पर जो एंगल बना है। लेकिन जब लेंस इंसर्ट कर देते हैं, लेंस इंसर्ट कर दिया, और लेंस इंसर्ट करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसने आँख पर कितना एंगल बनाया है, इस वाले एंगल को हम क्या कह रहे हैं, बीटा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, बीटा कह रहे हैं। तो फाइनल जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये एंगल, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है बीटा, ये एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट या फाइनल इमेज, ऐसा आप बोल सकते हो कि इमेज इज एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज बीटा टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट अल्फा। ये अल्फा इज नोन एज मैग्नीफाइंग पावर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, एम बोलते हैं। जो इमेज ने एंगल बनाया है, इमेज ने एंगल जो बनाया है वो एंगल हम ये कह रहे हैं कि बीटा है, और ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया है विदाउट किसी लेंस को इंट्रोड्यूस किए हुए उसने जो एंगल बनाया है उसको अल्फ़ा कह रहे हैं। अगर मैं बीटा और अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कैलकुलेट करूं, तो अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा को कैलकुलेट करूं तो ये सब एंगल इतने छोटे होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए कि इन अल्फ़ा को हम tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। और tan अल्फ़ा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर h हो गया, और बेस हमारा d हो गया। अगर मैं tan बीटा को ऐसे कैलकुलेट करूं तो आप देखेंगे कि tan बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो बेटे, ये मैं थोड़ा सा नेक्स्ट कलर से, ये देखो tan बीटा की वैल्यू है, ये tan बीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो तो ये h डैश है। क्या है ये बेटे, h डैश है। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू h डैश है, ये वैल्यू h डैश है। तो ये h डैश, और यहाँ पर ये वैल्यू देखो, ये आई पीस के पास भी दो फोकस होते हैं। इसका जो फर्स्ट फोकस होता है उसे एफ ई डैश से लिखते हैं, और जो सेकंड फोकस होता है उसे एफ ई से लिखते हैं। ठीक है, तो इस फोकस के अंदर आई पीस के ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और कभी भी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो फाइनल इमेज वर्चुअल ही बनता है। दैट्स वाई हेयर जो इमेज बनेगा ये वर्चुअल बनेगा। ठीक है,
तो ये वर्चुअल बन रहा है। और यहाँ पर tan बीटा हम ले रहे हैं, बीटा इज इक्वल टू, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि h डैश हो गया। और बेस होता है, और बेस की जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट से आई पीस का जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम यू ई कह रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यू ई हो जाएगा। ठीक है, क्या समझोगे आप, ये यू ई हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव से रखा हुआ है, इसे ऑब्जेक्ट से रखा हुआ है दूर तो यू नॉट कहेंगे, और इसका जो फाइनल इमेज बन रहा है इसको वी नॉट कहेंगे। लेकिन इमेज अगर हम देखें, ये जो इमेज है इस वाले लेंस के लिए, आई पीस के लिए, ये लाइक एज ऑब्जेक्ट बिहेव करता है, दैट्स वाई वी कैन यूज यू ई, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई पीस यू ई है। और फाइनल इमेज इसकी अगर बन रही है तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगा, क्योंकि आई पीस के पास ही हमारा आँख है। तो हम इस वाले डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, स्मॉल डी है। क्या बोलेंगे, स्मॉल डी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लिए। अल्फ़ा और बीटा की जब वैल्यू रखेंगे, बीटा की जगह पर एच डैश अपॉन यू ई रखेंगे, और अल्फ़ा की जगह पर हम ये वैल्यू tan अल्फ़ा इक्वल टू tan अल्फ़ा एच अपॉन डी रखेंगे, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से, डी अपॉन यू ई मिलेगा। ठीक है, और इनटू क्या मिलेगा, एच डैश अपॉन एच मिलेगा। अगर बेटे हम इंडिविजुअल इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या निकालें, हम इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालें। तो अगर इंडिविजुअल इस लेंस के लिए हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे तो इसको एम नॉट बोलेंगे, इंडिविजुअल इस वाले लेंस के लिए हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे तो इसको एम ई बोलेंगे। ई इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये आई पीस का लेंस है, इसलिए एम ई बोलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसलिए इसको एम ओ बोलेंगे। एम की वैल्यू जो होती है ना, इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है, ये होता है। या क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, होता है कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू होती है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आई को हम क्या लिख सकते हैं, इमेज का लेंथ, तो हमने इमेज की लेंथ को यहाँ पर एच डैश मान लिया है। क्या मान लिया है, एच डैश मान लिया है। और ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम ओ से, और ओ को मैंने क्या मान लिया है, एच मान लिया है, तो ये एच हो गया है। इसलिए एच डैश अपॉन एच को हमने क्या लिखा है बेटे, यहाँ पर एम नॉट लिख दिया है। देखो क्या लिखेंगे, एम नॉट लिखेंगे। ठीक है, और डी अपॉन यू ई, देखो यहाँ से एम ई की वैल्यू, देखो एम ई की वैल्यू बेटे, अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर आई पीस का कैलकुलेट करूँगा, मैग्नीफाइंग पावर आई पीस का अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट लेंथ, ये है ऑब्जेक्ट लेंथ, इस आई पीस के लिए यही तो ऑब्जेक्ट है, तो एच डैश हो जाएगा। और इमेज इसका फाइनल कितना है, एच डबल डैश। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इमेज लेंथ, यही तो होता है इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। और यहाँ पर आई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एच डबल डैश। क्या लिखने वाले हैं, एच डबल डैश बेटे। और फिर क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं ओ का मतलब हो गया ये ऑब्जेक्ट की लेंथ जो कि एच डैश है, कितना है, एच डैश है। ठीक है, एच डी अपॉन यू ई। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू क्या होता है, वी बाई यू ही तो होता है। फाइनल इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, डी डिस्टेंस पर बन रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, डी लिख दिया यहाँ पर। और हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना है, यू ई है, तो हमने यू ई लिख दिया। बेटे इतना समझ में आ गया होगा कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो हमने इसकी जगह पर एच डैश की जगह पर, देखो एच डैश की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, तो हमने एम नॉट लिख दिया। और डी अपॉन यू ई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख दिया, हमने क्या लिख दिया है, एम ई लिख दिया। देखो एम ई लिख दिया, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा ये कि m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन एम ई, ये याद रखना, ये वैल्यू हमने इसलिए लिखा। अब अपने पास अगर दो लेंस है तो ऐसे दो के लिए लिख देंगे, 3 4 लेंस 5 लेंस होंगे तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखो आप, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। या मैं एक बार फिर ही बता देता हूँ कि हम इसका क्या निकालते हैं, एम ई, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस कैसे निकालेंगे कि लेंथ ऑफ आई पीस, ऑब्जेक्ट जो आई पीस ने जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया है उसका लेंथ निकालो यानी आई, और ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो रखो आप।
यहाँ पर इमेज का जो लेंथ है, इमेज का लेंथ है ये बराबर हो जाता है v और अपॉन किसके, u के बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ आई पीस के लिए है तो यहाँ ve और ue हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि फाइनल इमेज इस आई पीस ने d डिस्टेंस पर बनाया है, इसलिए हमने यहाँ पर d यूज कर लिया और ue को एज इट इज रहने दिया है, ऐसे ही रहने दिया है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो एम ई जो है वो d अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई के बराबर भी आ जाता है। लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप इसको डायरेक्टली याद रखो कि 1 प्लस डी अपॉन एफ ई के बराबर हो जाता है। अब आपको अगर मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना है तो इसमें वैल्यू रखो। एम नॉट की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, ये होती है, क्या होता है, ये वैल्यू होती है, यानी कि वी नॉट अपॉन यू नॉट होता है। और एम ई की वैल्यू आपने इतना बताया कि क्या होता है, या तो आप डी अपॉन यू ई लिखें और या तो वी नॉट अपॉन यू नॉट और 1 प्लस डी अपॉन एफ ई लिखें। ये दोनों फार्मूले वैलिड हैं बेटे, दोनों फार्मूले वैलिड हैं। आपको केस में जो वैल्यू दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग रखना होगा, ये उसी के अकॉर्डिंग आपको रखना होगा। ठीक है, अब जो ट्विस्ट आया है, जो न्यूमेरिकल में हमारे ट्विस्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। हम यहाँ पर क्या मानकर चलते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ही क्लोज है। किसके क्लोज है, ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज है ऑब्जेक्टिव लेंस के। ऑब्जेक्ट बहुत ही, जो ऑब्जेक्ट ए बी है, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। अगर ऐसा केस मिलता है, ऐसा केस मिलता है तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो हमारा यू नॉट है ये इस एफ नॉट यानी कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ के जस्ट बराबर होगा। ये बात मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एज द ऑब्जेक्ट ए बी इज, हम कह सकते हैं कि प्लेस्ड वेरी क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड टू द फोकस, ठीक है, एफ नॉट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस के एफ नॉट फोकस के बहुत क्लोज कर देते हैं ऑब्जेक्ट ए बी को। देयरफॉर हमारा यू नॉट जो होगा वो माइनस एफ नॉट फोकस के जस्ट बराबर हो जाएगा। अगर हमने बेटा फोकस से बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट को यहीं कहीं पर रख दिया या फोकस पर ही रख दिया तो यहाँ पर जो हमारा यू नॉट होगा, ध्यान देना, यू नॉट जो होगा वो एफ नॉट के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है लेंस से, इसलिए यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। एक केस और लेते हैं कि अगर मैंने ये कर दिया, ये ऑब्जेक्ट को इसी फोकस पर ही रख दिया तो इसका जो फाइनल इमेज बनाएगा ऑब्जेक्टिव ना, वो फाइनल इमेज यहाँ पर नहीं बनाएगा बल्कि वो आई पीस से बहुत क्लोज बना देगा, आई पीस से बहुत ही ज़्यादा क्लोज बना देगा। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आई पीस से बहुत ही ज़्यादा क्लोज बना देगा। अब अगर इतना ज़्यादा क्लोज बना दिया ना कि एफ जो वी नॉट है, जो ये वी नॉट है, वो लगभग इन दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस जो सेपरेशन है इसके बराबर ही आ गया, एल इक्वल टू वी नॉट के ही बराबर आ गया। जो आपका न्यूमेरिकल था ना, क्या पूछ रखा था न्यूमेरिकल में यही तो पूछ रखा है कि ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का सेपरेशन, देखो यही तो कैलकुलेट करना है। ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का सेपरेशन, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कैलकुलेट अगर करना है तो हमको अपना कुछ अप्रोच सेट करना पड़ेगा। वो अप्रोच मैं धीरे धीरे न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूँ। मैं चाहता तो न्यूमेरिकल सीधा बताकर काम खत्म कर सकता था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि ऑल्सो इमेज ए डैश बी डैश जो ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू बना हुआ है, देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू इमेज यहीं पर तो बना हुआ है, ये ए डैश बी डैश इज वेरी क्लोज टू आई पीस, आई पीस के बहुत क्लोज बन रहा है ये, तो आई पीस के बहुत क्लोज बन रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इज फॉर्म्ड बाई द फॉर्म्ड क्लोज टू द आई लेंस, ये आई लेंस के बहुत पास बन रहा है, हुज फोकल लेंथ इज शॉर्ट, और जिसका फोकल लेंथ क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटे, हम ये बोल सकते हैं कि जो वी नॉट है वो एल के बराबर हो गया।
एल के क्या हो गया है, इक्वल हो गया है ये। तो अगर ये एल के इक्वल हो गया, बी नॉट एल के इक्वल हो गया, देखो ये बी नॉट क्या हुआ, ये इमेज बहुत क्लोज हो गया, बहुत क्लोज हो गया, बहुत क्लोज हो गया, तो एल के बहुत क्लोज हो गया, तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया ये ऑब्जेक्ट, ये मतलब इस दोनों के बीच की सेपरेशन लगभग बी नॉट के बराबर होगा, जो कि इस टेलीस्कोप के लेंथ के ही बराबर हो गया। तो अब हमने क्या देखा कि हमारा वी नॉट एल के बराबर हो गया, तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट, ये 1+d अपॉन एफ ई। अब इसमें करेंगे क्या बेटे कि हमारा वी नॉट किसके बराबर हो गया है, एल के बराबर हो गया है, और यू नॉट किसके बराबर हो गया है, -f नॉट के बराबर हो गया है, और 1+d अपॉन एफ ई। ये हमको फॉर्मूला मिल गया। यही फॉर्मूले में हमें ये वैल्यू सेट करनी है, ये जो न्यूमेरिकल में वैल्यू दी गई है ये वैल्यू हमें इसी में सेट करनी है। देखो ये एम नॉट की वैल्यू है, और आपसे एल पूछ रहा है, ये एल तो पूछ ही रहा है, एफ ई की वैल्यू, एफ नॉट की वैल्यू, सारी वैल्यू आपको मालूम है, एफ ई की वैल्यू, और ये तो एफ ई होनी चाहिए, एफ नॉट कैसे, हाँ एफ ई की वैल्यू, एफ नॉट की वैल्यू, सारी वैल्यू मालूम है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट डिवीजन ये 25 होता है, और एम आपको गिवन ही है, तो न्यूमेरिकल देखो सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, मैं साइड में कर दे रहा हूँ। देखो एम की वैल्यू 30 मालूम है, एफ नॉट की वैल्यू कितनी मालूम है बेटे आपको, एफ नॉट की वैल्यू 1.25, एफ ई की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, और डी की वैल्यू 25 होती है। सारी वैल्यू पुट करो, सारी वैल्यू पुट करते हैं तो एम की वैल्यू 30, एल हमें कैलकुलेट करना है, एफ नॉट की वैल्यू कितना रखना है हमको 1.25, और 1+d की वैल्यू 25, और एफ ई की वैल्यू 5 रखनी है। ये सॉल्व होकर 6 आ जाएगा, एल अपॉन 1.25, 1+6, और ये 30 आ जाएगा, 30 इज इक्वल टू एल अपॉन 1.25, और ये 7 हो जाएगा। ये 5 जब ये कितना आ गया, 5 जब 25, और ये 5 हो जाएगा बेटे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 1 ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 5 जब 30 हो जाएगा, L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 5, L इज इक्वल टू 5 जब 25, और 5 2 जब 10, और 10 और 2 12 हो जाएगा, और 5 1 जब 5, और 1 कितना हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो ये आपका पूरा सॉल्व हो गया, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो ये न्यूमेरिकल पूछ रहा है ना, ये जो न्यूमेरिकल कह रहा है कि आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच का डिस्टेंस आप बताओ, ये इतना आपको जानना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं तो फॉर्मूला लगा देता, फॉर्मूला ये तो मैं लिख देता, लिख कर ये रिजॉल्व करके आपको बता देता कि ये चीज़ें होंगी, लेकिन ये चीज़ें होंगी कैसे, ये आपको सॉल्व कैसे करना है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा लेंदी किया और आपको समझाने की कोशिश की कि इस तरीके से होंगी चीज़ें, ठीक है। अब एक केस और बचता है, आप को वो भी मैं बता ही देता हूँ, हालांकि न्यूमेरिकल तो हो ही गया है। इसका जो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है कि इसका मैं सेकंड केस यहाँ लिख दे रहा हूँ। सेकंड केस ये है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन्फिनिटी पर कोई इमेज बन रही है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, या कह सकते फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, सॉरी फाइनल इमेज कहाँ पर बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है, तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब अगर आप बच्चे देखो ध्यान से, अगर आप फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर देख रहे हो तो आप ज़रा गौर करो इस बात का कि यहाँ पर जो हमारा ये जो इमेज बन रहा है, ये जो इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का ये कहाँ पर बन रहा है, ये उसी जगह पर बन रहा है जिस जगह पर इस आई पीस का फोकस है, यानी कि फोकस पर ही बन रहा है। इट मीन्स दैट कि हम ऐसा कह रहे हैं कि आई पीस का जो फोकस एफ ई है, और इसके लिए यहीं पर इमेज भी बन रही है, तो आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इट मीन्स दैट हम ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो ये इमेज जो ऑब्जेक्टिव के थ्रू बन रहा है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का बिहेव करेगा, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू ई से लिखते हैं। तो ये यू ई जो है ना,
वो इस लेंस के फोकस के बराबर हो जाएगा। इस लेंस के किसके बराबर हो जाएगा? फोकस के बराबर हो जाएगा। और इस लेंस के फोकस के जब ये बराबर हो जाएगा, आप इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करोगे तो MO इज इक्वल टू H' आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आप तो H' ही तो मानते हो और ये H माने हो, तो H' हो जाएगा। और ये जो फोकल लेंथ है, ये मतलब ऐसा माना गया है कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज है इस ऑब्जेक्ट का, जहाँ पर फाइनल इमेज बना है। तो उस केस में आप MO की जो वैल्यू लिखेंगे वो L अपॉन क्या लिखेंगे? F0 लिखेंगे। ठीक है, तो L अपॉन क्या लिखेंगे? L अपॉन F0 लिखेंगे। ये हम ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। और आई पीस के लिए ME इज इक्वल टू D अपॉन FE लिखेंगे, यानी कि जो वहाँ पर M इक्वल टू M0 और ME होता था, और M0 की जगह पर L अपॉन माइनस F0 और 1 प्लस D अपॉन FE लिखते थे। अब उसमें से ना ये वाला टर्म गायब हो चुका है। केवल अब देखो ME की जगह पर ये वैल्यू लिखोगे और M0 की जगह पर ये वैल्यू लिखोगे, यानी कि M इज इक्वल टू आप सीधा L अपॉन FO ये लिखोगे और इन टू D अपॉन FE लिखोगे। अगर आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ से सेपरेशन कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए आई पीस और ऑब्जेक्टिव का, तो फिर ये फार्मूला लगाओगे। लेकिन अगर यहाँ पर इस केस में बोल दिया जाएगा तो फिर ये फार्मूला लगाओगे। लेकिन ये फार्मूला कब लगेगा? जब आँख एकदम रिलैक्स्ड रहेगी। क्या रहेगा? रिलैक्स्ड रहेगा। और जब आँख रिलैक्स्ड नहीं रहेगा तो फिर आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा इस केस के लिए। ठीक है, जैसे आप बहुत पास कोई चीज़ देख रहे हो तो ये लगाना पड़ेगा, इन्फिनिटी पर कोई चीज़ देख रहे हो तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब इस न्यूमेरिकल में देखो कि यहाँ पर इन्फिनिटी जैसे किसी वर्ड को इसने मेंशन ही नहीं किया कि रिलैक्स्ड आई है कि नहीं है, तो हमने फिर यही केस लगाकर इसको क्वेश्चन को रिजॉल्व कर दिया। ठीक है बेटे, तो अगर ये कहता रिलैक्स आई है तो फिर मैं इस फार्मूले को लगाता। ठीक है, तो इस तरीके से माइक्रोस्कोप का फार्मूला आपको पता होना चाहिए बेटे। तो इस लेक्चर में बस हम यहीं तक देखेंगे और इस न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व ही कर दिया है। आपका आई होप पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा।